अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग कैसे अल्केन बना सकते हैं, है ना। ये भी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। पहला होगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और दूसरा होगा कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है ये है आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से पहला जो है डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या करते हैं कि सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट, है ना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में। सोडा लाइम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO के मिक्सचर को, है ना। तो इससे जो है हमें अल्केन मिलता है, ठीक है। ये एक तरह का स्टेप डाउन प्रोसेस होता है जिसमें हमें एक कार्बन कम मिलता है प्रोडक्ट साइड में, है ना। और इसके जो जनरल रिएक्शन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे RCOONA है यहाँ पे, ये एक सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। और NaOH के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है COA के प्रेजेंस में, हीटिंग भी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम हीटिंग भी करते हैं, ठीक है ना। तो इससे ये जो मिल रहा है हमें, इसको बोल रहे हैं कि अल्केन है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट जो है इधर निकल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। R के जगह पे जी जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे हम मान लेते हैं CH3 रखते हैं। तो सोडियम एसीटेट अगर हम लिए, उसका हम NaOH CaO के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो है वो हमें CH3H मिलने वाला है, CH3H, है ना। और इसके साथ Na2CO3 जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल बात है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है, ठीक है ना, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन इसको क्यों बोल रहे हैं, तो इसको इसी रिएक्शन को जो है हम इस फॉर्म में यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये CH3 है, ये COONA है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे रखो, CH3COOH कर दो यहाँ पे, ठीक है, H है। तो जब हम इसको NaOH, ठीक है, और CaO, मतलब ये मिक्सर होगा हमारा, ठीक है। इसी को सोडा लाइम बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सोडा लाइम। इसके साथ जब हम हीटिंग कर रहे हैं तो ये जो ग्रुप होता है ना यहाँ पे CO2, ये निकल जाता है और CH3 के साथ मान लेते हैं कि ये H आकर के अटैच हो गया। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अल्केन हमारा यहाँ पे बना है और ये मीथेन बना है, ठीक है ना। हम लोग जो प्रीवियस दो मेथड पढ़े थे, वुड्स रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन, उसमें मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप मीथेन प्रिपेयर कर पा रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसमें भी हम मीथेन नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मीथेन, और इसके साथ क्या इधर निकल जाएगा, तो Na2CO3 जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होता है इस रिएक्शन में, और ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। ये तो हो गया कि आप देख रहे हो, ये जनरल रिएक्शन है ना, डायरेक्ट मेथड हम लोग देखें कि कैसे हम प्रोडक्ट बना देंगे, है ना। ओके, आगे समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ, ये यही बात मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है ना, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का CO2 के फॉर्म में निकलना, इसी को डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि COOH के जगह पे जो है बाय हाइड्रोजन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज इम्प्लाइड फॉर स्टेपिंग डाउन है होमोलोगस सीरीज। मतलब अगर हमारे पास, जैसे भी हमने देखा कि इथेनोइक एसिड जो था उसमें 2 कार्बन एटम था, और जो मीथेन बना है उसमें हमारे पास 1 कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन एटम कहाँ गया, तो वो CO2 के फॉर्म में निकल जा रहा था, है ना। वहाँ पे NaOH भी है, तो ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करके वो सोडियम कार्बोनेट बना लिया है, ठीक है। तो यही बात है इसमें, ओके। अब जैसे उस मैकेनिज्म को अगर हम वहाँ पे समझें, तो ये जो आपके पास एसिड है, सबसे पहले ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में हम बोलेंगे
कि सोडियम एसीटेट जो है इसको हम आयोनाइज कर दे रहे हैं। सपोज इसका आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमें CH3COO माइनस और Na प्लस में दिखेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप we are heating this we are providing heat to the reaction medium, so in presence of CaO, है ना, in presence of CaO यहाँ से क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ना वो इस ऑक्सीजन के साथ, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक तरह से ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस कर सकता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ यू विल प्रोवाइड हीट देयर इज ए चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन बाय ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है कि ये CO2 भी इवॉल्व हो जाता है और इधर से कार्बन आयन बन जाता है ना। मतलब जो R ग्रुप जुड़ा हुआ था COO के साथ उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ यहाँ पे कि ये बन गया आपके पास CH3 माइनस बन गया और फिर ये CO2 के फॉर्म में इधर निकल गया, CO2 के फॉर्म में इधर निकल गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन से कि ये CH3 माइनस जो है वो वाटर के H प्लस को एक्सेप्ट करके ये CH4 बना ले रहा है, ठीक है, CH4 बना ले रहा है और इधर क्या बच जा रहा है OH माइनस, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से बोलेंगे हम लोग कि कंप्लीट प्रोसेस हो गया कि पहले सॉल्ट का बनना, ठीक है, उस सॉल्ट का आयोनाइजेशन होना, उसमें हीटिंग करते हैं तो CO2 का इवोल्यूशन होना और कार्बन आयन बनना, है ना। ये जो यहाँ पे बन रहा है ना ये हम बोल रहे हैं कार्बन आयन है और कार्बन आयन एक तरह का इंटरमीडिएट होगा, CO2 का इवोल्यूशन होगा, ठीक है, इसको हम ऐसे CO2 बता दे रहे हैं, ठीक है। और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, मतलब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा जहाँ पे कार्बन आयन बनता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल रिएक्शन का रेट जो है वो इस पर्टिकुलर स्टेप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा ये डीकार्बोक्सिलेशन उतना फास्ट होगा, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गया, ठीक है। अब जैसे इसमें जो पॉइंट्स लिखा हुआ था कि दिस रिएक्शन इज इम्प्लाइड फॉर स्टेपिंग डाउन अ होमोलोगस सीरीज, तो यहाँ पे जैसे हमने जो एसिड लिया था, ठीक है, वो क्या था एसिटिक एसिड, इसमें 2 कार्बन है ना, और फाइनली जो हमें अल्केन मिल रहा है इसमें 1 कार्बन है, तो क्या एक तरह का स्टेप डाउन प्रोसेस है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है उसे हमें नोट करना है। इसमें बोल रहे हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट गिव्स H2। हाँ, अब जैसे अल्काइल ग्रुप जो हम देख रहे थे R, उसी में ना H अटैच हो रहा था, वही जो अल्काइल का ही कार्बन आयन बन रहा था वहाँ पे। तो जब हमारे पास सोडियम फॉर्मेट होगा, मतलब फॉर्मिक एसिड का हम सॉल्ट बना रहे हैं और उसका डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे सोडा लाइम के प्रेजेंस में, तो इससे क्या होगा कि H2 गैस हमें मिलेगा, है ना, H2 गैस मिलेगा। और ये बात हम अभी देखें कि ये CH3 एसिटेट सोडियम एसिटेट का जो जब करते हैं हम लोग तो हमें CH4 मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन आयन के स्टेबिलिटी पे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हियर इट इज रिटेन, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, मीन्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यानी माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, माइनस इफेक्ट हो रहा है इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द फैटी एसिड, इट विल इंक्रीज डिकार्बोक्सिलेशन। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमारे पास समझते हैं इसको CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है, ये एक एसिड है, ठीक है, इसको बोल देते हैं A। उसके बाद B नंबर में अगर हम लेते हैं तो यहाँ से हम CH2 NO2 मान लेते हैं, अटैच कर दिए,
फिर CH2 CH2 COOH, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस NO2 के पोजीशन को जो है वो शिफ्ट कर दे रहे हैं। मतलब हम क्या किए कि NO2 को जो है अब थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हमें कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा, है ना, कि ABC में रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किसका सबसे फास्ट होगा, ठीक है ना, किसका ज़्यादा होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, तो हम क्या बोलेंगे कि NO2 जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 जो है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि -I और -M इफेक्ट शो करता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये -I स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है ये, ठीक है। तो जो कार्बेनायन बनने वाला है ना, कार्बेनायन जो बनने वाला है, कार्बेनायन कौन से कार्बन पे बनेगा, तो CO2 को निकाल देंगे हम, CO2 को निकाल देंगे तो इन सब कार्बन्स पे क्या बनने वाला है, कार्बेनायन बनने वाला है, ठीक है। तो उन कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो हम बोलेंगे कि C इज मोस्ट रिएक्टिव, C इज, तो यहाँ पे ऑर्डर अगर हम बोल रहे हैं तो C, फिर बोलेंगे B और फिर बोलेंगे A, क्योंकि A में जो है ना वो ग्रुप जुड़ा हुआ ही नहीं है ना, ये NO2 ग्रुप, ये तुम्हारा ब्यूटानोइक एसिड हो गया, ये फिर 4 पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे स्टेटमेंट का यही मतलब हुआ कि स्टेबिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ -I इज मोर इफेक्टिव ग्रुप देन वीक बेसिस में टेकन, मतलब जैसे हमने वहाँ पे NaOH लिया था, है ना, तो उसके जगह पे हम कोई वीक बेस भी ले लेंगे, ठीक है, NH4OH भी लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर ये -I ग्रुप जो है ज़्यादा इफेक्टिव हुआ तो। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है, और हाउ मेनी एसिड्स कैन बी टेकन टू ऑब्टेन आइसोब्यूटेन फ्रॉम डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हो, ठीक है, यानी NaOH और CaO के प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो। ये ध्यान रखना है कि सोडा लाइम का जो मिक्सचर होता है यहाँ पे ये 3:1 के रेशियो में होता है, मतलब NaOH 3 होगा और तो CaO 1 होगा, ठीक है, ठीक है। हीटिंग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आइसोब्यूटेन ऑब्टेन करने के लिए आप कितने कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, ठीक है, आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन आइसोब्यूटेन ऑब्टेन करने के लिए। तो आइसोब्यूटेन क्या होता है, तो हम बोलते हैं CH3CH, ठीक है, मतलब ये ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन का एक आइसोमर है, ठीक है, ये हमें बनाना है। सपोज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कुछ A है, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ A फॉर एसिड्स टू ऑब्टेन आइसोब्यूटेन, है ना। तो क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे हमें ये देखना है या फिर इसे समझना है कि डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में जो COOH ग्रुप होता है एसिड का, वो बस निकल जाता है CO2 के फॉर्म में, तो बाकी जो पार्ट है उस पर कार्बोनायन बनता है और वही हाइड्रोजन अट्रैक्ट करता है वाटर से, ठीक है। तो इधर यहाँ पे COOH ग्रुप हो सकता था, यहाँ भी COOH ग्रुप हो सकता है, इधर भी COOH ग्रुप, मतलब जो कार्बन यहाँ पे दिख रहा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। जैसे ये हमारा कितना है, इसको बोल रहे हैं ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो अगर हम इस 1 डिग्री वाले कार्बन पे COOH ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वो एक टाइप का एसिड बन जाएगा। अगर हम 3 डिग्री वाले कार्बन पे एक COOH ग्रुप अटैच करते हैं तो दूसरे टाइप का एसिड बन जाएगा। तो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड और हाउ मेनी डिफरेंट एसिड्स कैन बी टेकन टू ऑब्टेन आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर CH3CH के साथ ही इसमें H को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, H को हटा करके हम COOH जोड़ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये एसिड हो सकता है, दूसरा जो है ये एसिड भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, बस
इस COOH को यहाँ से रिमूव कर देना, इस COOH को रिमूव कर देना और वहाँ पे H अटैच कर देना, तो हमें आइसोब्यूटेन मिल जाएगा। सो फ्रॉम दिस टू एसिड्स वी कैन गेट द सेम प्रोडक्ट अल्केन, दैट इज आइसोब्यूटेन। देयरफॉर आवर आंसर विल बी 2, है ना। यहाँ पे हम 2 एसिड ले सकते हैं, दोनों का नाम लिख सकते हैं हम लोग। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है, उसे हम पहला पोजीशन देंगे, है ना। उसके बाद एक लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, 1 2 3, है ना। इधर आ गए तो 2 पे जो है वो डाइमिथाइल मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, है ना। और इसके लिए बोलेंगे हम लोग 1 2 3 4 ऐसे बढ़ गए, तो 3 पे मिथाइल मिल रहा है और ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। सो दिस टू एसिड्स कैन बी टेकन टू ऑब्टेन आइसोब्यूटेन फ्रॉम डिकार्बोक्सिलेशन। बात समझ में आ रहा है? तो ये मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि हमें समझना है कि डिकार्बोक्सिलेशन में सिर्फ COOH ग्रुप निकलता है, ठीक है। ओके ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे, गिव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। हमने अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिया था, है ना। यहाँ पे जो है वो कुछ डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड भी हैं, तो ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पूछ रहा है। तो हम ये जान रहे हैं कि रेट का ही यहाँ पे बात किया जा रहा है, कि रिएक्टिविटी ऑर्डर का बात किया जा रहा है। रेट जो है वो किस तरीके से वैरी करेगा, तो ये जो बात है वो हमें याद रखना है कि डिकार्बोक्सिलेशन जो होता है, ठीक है, उसका रेट जो होगा, है ना, यानी रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, ये मैं क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। तो हमारे पास जो है वो 3 एसिड दिख रहा है, और इन COOH को अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, है ना, इन COOH को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे हम H से रिप्लेस कर देते हैं उस COOH को, तो जो भी अल्केन्स मिलने वाला है ये हम क्या बोलेंगे, ये CH3 या CH3 होगा, है ना, CH3 मिलेगा। इधर हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलने वाला है, और फिर इधर CH, यहाँ पे CH होगा सिर्फ, है ना, ट्रिपल बॉन्ड CH मिलने वाला है। तो H को रिप्लेस करने के पहले इन सब कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया होगा, है ना, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो होगा आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड देन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ, ठीक है, ये किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि 3 जो होगा, 3 वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी आने वाला, अगर ये ए है ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्लियर है बात? तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखते हैं आगे। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम और पोटासियम सॉल्ट होगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसको कोल्बेज प्रोसेस बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस का जो जनरल रिएक्शन है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि RCOONA, मैंने सॉल्ट लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है और उसको वाटर के सॉल्यूशन में मैंने लिया, उसका सॉल्यूशन लिया है। इलेक्ट्रोलिसिस में हमें समझ में आना चाहिए कि
एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। अगर हमें याद आ रहा हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करेंगे बैटरी से, ठीक है, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं कि ये एनोड है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं कि ये कैथोड है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, ओके। अब बात है यहाँ पे कि सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये किसका होगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन में RCOONA यानी सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसको जो है हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप। तो इसको देखते हैं, कॉल्वेज प्रोसेस बोल रहे हैं, क्या है लिखा हुआ, अल्केन्स आर फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ठीक है, और अल्केन बना है। अल्केन मतलब जो R पार्ट हमारा अल्काइल में था इधर कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो सिमेट्रिकल अल्केन दे रहा है। इधर क्या दे रहा है हमें, ये सिमेट्रिकल अल्केन दे रहा है। सिमेट्रिकल अल्केन जो है वो हमें उर्ज रिएक्शन में भी मिल रहा था, है ना, जहां पे हम मीथेन नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में भी हमें ये बात ध्यान में रखना है। अब ऐसा है कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो कुछ प्रोडक्ट जो है वो एनोड पे बनेगा, कुछ प्रोडक्ट कैथोड पे बनेगा, ठीक है। तो एनोड पे जो बनने वाला है वो अल्केन है ना, और CO2 है, और कैथोड पे जो बनेगा वो NaOH और H2 है, ठीक है। तो इसको हम पार्ट वाइज समझ सकते हैं कि एनोड पे कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसका मैकेनिज्म का अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आयोनाइजेशन होगा, है ना। जैसे आपके पास RCOONA है, ठीक है, तो इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा वाटर के सॉल्यूशन में। सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, RCOO- और Na+ बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि एनोड पे क्या होगा, है ना। एनोड पे हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब जैसे ये RCOO- है ना, तो इसके ऑक्सीडेशन होते समय ये हम बोलेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये RCOO- जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा यहाँ से। जैसे ये हम क्या देख रहे हैं ना कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 लोन पेयर तो था ही, इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी एक लोन पेयर है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज किया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे इसको एक रेडिकल, फ्री रेडिकल के फॉर्म में दिखा रहे हैं। इसको ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था इसमें जो एनायन वाला पार्ट है वो क्या है, तो RCOO- है, RCOO- और कैटायन वाला पार्ट Na+ है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड उसकी तरफ RCOO- अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, Na+ अट्रैक्ट होगा। ये सब सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है ना। तो जब ये इधर अट्रैक्ट हुआ तो एनोड पे जा करके उसे ऑक्सीडेशन करना है, इट विल रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म रेडिकल, है ना। तो ये जो रेडिकल यहाँ पे बना है इसमें ये टेंडेंसी है कि यहाँ से ये CO2 इवॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वहाँ पे करंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है कि किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात है कि हम इसमें जो भी बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करने का कोशिश करेंगे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो RCOO- जो है, ठीक है,
इसमें अगर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है यानी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ना हम लोग R और CO के बीच में, इसमें होमोलिटिक फ्यूजन होता है, ठीक है, होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो इससे जो है ना ये R डॉट बनेगा और CO2 गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये अल्काइल फ्री रेडिकल का बनना और CO2 का इवॉल्व होना, ये 2 बार होगा। मतलब ये इसीलिए हमने यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट लिया है RCOONA का, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ 2 बार तो अगला स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो भी है नेक्स्ट स्टेप है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला स्टेप में, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो जो R डॉट बना है और R डॉट बना है ये आपस में कंबाइन करके सिमेट्रिकल अल्केन बना लेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम अल्केन देख रहे थे, एनोड पे बन रहा है, एनोड पे CO2 भी बन रहा है। अब कैथोड का बात करते हैं, है ना। तो कैथोड में क्या अट्रैक्ट हुआ था, तो Na+ अट्रैक्ट हुआ था। वो क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया था एनोड में, है ना, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है कैथोड की तरफ, उस इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और Na बना लेगा, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा। तो चूंकि मीडियम में वाटर भी है यहाँ से, तो Na जो है वो H2O के साथ यहाँ रिएक्शन कर रहा है, NaOH बनाएगा और H2 गैस को भी इवॉल्व करेगा, ठीक है। इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग एक H उधर चला गया तो इसको आप हाफ कर दो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि कैथोड पे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात हो गया। अब हमें क्या क्या पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, यानी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में। तो एक तो हमें समझ में आ रहा था कि ये अल्केन जो बन रहा है वो सिमेट्रिकल अल्केन बन रहा है, ठीक है। फ्री रेडिकल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट में, है ना, जैसे ये हम देख रहे हैं कि अल्काइल फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। देखते हैं, पहला बात जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, ठीक है। दूसरा बात है कि हमें मीथेन नहीं मिल पाएगा, है ना। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। Now the third point is that this coal-based electrolysis method cannot be applied to aromatic acids, है ना। अगर हम aromatic acids लेते हैं और उसके इलेक्ट्रोलिसिस, उसके सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ पे एक रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो हम एरोमेटिक एसिड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस पॉइंट को हम यहाँ मेंशन करेंगे कि कोल-बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, कोल-बेस्ड electrolysis method cannot be applied to aromatic acids or benzoic acid, you can write here, benzoic acids, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सिमेट्रिकल अल्केन ही मिलेगा, जैसे हम R और R बोल सकते हैं यहाँ, ठीक है। और मीथेन नहीं बनाया जा सकता है और एरोमेटिक एसिड्स के लिए हम ये यूज़ नहीं करते। जैसे अगर बेंजोइक एसिड है हमारे पास, ठीक है ना, तो ये C डबल बॉन्ड ONA होगा, है ना, इसका सॉल्ट है और सोडियम बेंजोएट है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है, या फिर बोल सकते हैं कि CO डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ ये कॉन्जुगेशन में है, तो इसका रेजोनेंस हो जाता है और फिर ये कार्बन के बीच में ये जो है ना, यहाँ पे एक तरह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इस बॉन्ड को ब्रेक करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है,
ठीक है ना, इसीलिए एरोमेटिक एसिड्स और बेंजोइक एसिड्स में स्पेशली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ठीक है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन है यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट हमें बताना है ना। जैसे यही है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस से ही रिलेटेड है, ठीक है। अगर हमारे पास सोडियम प्रोपेनोएट है ना, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, अल्केन, यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा। हमें पता है कि जो COO ग्रुप होता है वो निकल जाता है और R वाला पार्ट 2 बार में इस सिमेट्रिकल अल्केन बना लेता है कंबाइन करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये ब्यूटेन बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन जो है ये हमारा प्रोडक्ट बनने जा रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें साइक्लोहेक्सेन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया गया है ना, इसका भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने से भी ये COO, ये जो बॉन्ड है यहाँ से टूट जाएगा और फिर हमें 2 साइक्लोहेक्सेन का ये रिंग हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ओके। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, इसको सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। तो टोटल 4 कार्बन है, ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद, यानी इसका सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं एक्वस मीडियम में, तो क्या होगा, है ना। अभी हमने देखा कि ये जो मैकेनिज्म है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस का, वो फ्री रेडिकल के थ्रू जा रहा था, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे COO ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, वहाँ पे हमें रेडिकल मिलने वाला है ना। यहाँ पे जैसे इस वाले कार्बन पे एक रेडिकल मिलेगा, इस वाले कार्बन पे एक रेडिकल मिलेगा, ठीक है ना। तो चांसेस हैं कि इस तरह का एक और मॉलिक्यूल आपस में जो है वो रेडिकल बना करके कंबाइन कर जाए, है ना। तो इसको बोलेंगे हम, ये इंटर मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन हुआ फ्री रेडिकल्स का। तो इससे जो बनने वाला है इसको हम बोल रहे हैं साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपके पास 2 कार्बन है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि अगर आपके पास ये 2 कार्बन है, ठीक है, और ये ठीक है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना, इस वाले कार्बन पे फ्रेड, तो इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो आसानी से होता है, ठीक है। तो जो इसमें मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है हमारे पास, वो इथीन बनेगा। क्या बनेगा? इथीन बनेगा। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा एक लिख दे रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये साइक्लोब्यूटेन नहीं बनेगा क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन से बन रहा है और ये इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन से बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? ओके, एक और क्वेश्चन है जिसमें हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें बीच में एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है एक्वस मीडियम में NaOH के साथ, तो हम क्या करेंगे, है ना, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, तो इसको भी समझते हैं कि जैसे ये हमारे पास एसिड है ना, तो इसके लिए जो 2 डॉट बनने वाला है वो कहाँ पे बनेगा? डबल बॉन्ड है, इधर एक डॉट बन रहा है, एक डॉट इधर बन रहा है, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हियर, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन, तो यहाँ से रेजोनेंस कर सकता है ना। तो जब हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हम डबल हेडेड एरो से सेपरेट करेंगे और फ्री रेडिकल के रेजोनेंस को दिखाने के लिए हाफ कर्ली एरो दिखाते हैं, ठीक है। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनने वाला है उसमें फ्री रेडिकल इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा, फ्री रेडिकल एक ऑलरेडी यहाँ है और डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो चुका है। नाउ दिस 2 फ्री रेडिकल्स कैन कंबाइन, क्योंकि अगर ये दोनों फ्री रेडिकल अभी कंबाइन करता, ठीक है ना, तो वो एक रिंग बना लेता है ना, और वो अगर रिंग बनाएगा तो 4 कार्बन का ये रिंग लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो और इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन से भी ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो यहाँ क्या है कि जो जिससे एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हम लोग, है ना, इसके बाद ये कॉम्बिनेशन कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कंबाइन कर देंगे
तो 1,3 ब्यूटाडाइन बनने वाला है, इसको क्या बोल रहे हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेटेड अल्कीन में आता है, ठीक है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में हाँ ये बात सही है कि अल्केन ही मिलता है हमें, बट अगर हम एसिड्स जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ले ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे कंडीशंस आ जा रहे हैं जहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो मेथड है अल्केन के प्रिपरेशन का उस पर बात करते हैं। अभी तक जो है वो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से देखे है ना, 2 मेथड, अल्काइल हैलाइड से देखें, हाइड्रोजनेशन किए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन से जो है वो कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको हम अल्केनॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है ना, इन जनरल इसको हम अल्केनॉन्स बोल रहे हैं। और एक मेथड है जिसको बोल रहे हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, बाय क्लीमेंसन मेथड, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन मेथड, ठीक है। क्लीमेंसन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, एक रिएजेंट के प्रेजेंस में, और हमें अल्केन मिलता है। ओके, जैसे अगर हम इन जनरल बोलें तो कोई CO ग्रुप होगा, ठीक है, कोई CO ग्रुप होगा, और इसका हम जो है वो रिडक्शन करेंगे ZnHg, जिंक अमालगम, इसको बोलते हैं जिंक अमालगम। जिंक अमालगम एक बोलेंगे कि अमालगम है, अमालगम मतलब होता है कि मेटल का किसी मर्क्यूरी के साथ जब हम एलॉय बनाते हैं, ठीक है ना, तो जिंक अमालगम को लिए हैं, ठीक है, और HCl लेंगे, है ना, यहाँ पे हम कॉम HCl लेंगे, यानी ये रिएक्शन हमारा एसिडिक मीडियम में होगा। हम इसके मैकेनिज्म पे बात करेंगे आगे कैसे होता है, लेकिन फिलहाल हम बस ये डायरेक्ट मेथड बता दे रहे हैं कि देयर इज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम CO ग्रुप्स, फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप्स, है ना। तो होगा क्या कि इस रिडक्शन के प्रोसेस में ये जो C डबल बॉन्ड O है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके जगह पे 2H आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि आपको C डबल बॉन्ड O को हटाना है और वहाँ पे 2H अटैच कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लेते हैं कि CH3COH है, CH3COH है, और इसका अगर हम ZnHg और कॉन्ग HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलने वाला है हमें, तो यहाँ से CH3CH3 मिल जाएगा, यानी इथेन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में हम मीथेन भी बना सकते हैं, क्योंकि बस रिड्यूस करना होगा हमें CO ग्रुप को, है ना, मतलब ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को ऐड करना, यू कैन से इट्स प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। और ये जो काम है वो कीटोन के साथ भी किया जा सकता है। जैसे अगर हम इस तरह का कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे, तो हमें अल्केन मिलने वाला है, ठीक है। जैसे C, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेन। क्लियर है बात। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये प्रोसेस जो है रिडक्शन का प्रोसेस, ये एसिडिक मीडियम में होता है ना, एसिडिक मीडियम में होता है। तो इससे फर्क पड़ता है अगर इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो अल्कोहल भी हो सकता है, अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के जैसा एक और मेथड है जिसको बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन, और वो जो है वो बेसिक मीडियम में होता है, और उसका भी काम रिडक्शन का ही है, यानी C डबल O ग्रुप को हटा करके CH2 ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। जैसे ये नेक्स्ट प्रोसेस में है अल्केनल्स एंड अल्केनोन्स, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उल्फ किस्नर रिएक्शन इसको बोल रहे हैं, या उल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं कि कोई CO ग्रुप अगर हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो इसको हम हाइड्राजीन NH2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम में, यानी एक्वस KOH के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है, और हीटिंग भी होगा। क्लियर है। सो दिस अल्केनल्स और अल्केनॉन्स
अल्केनॉन्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे इसमें, तो ये CH2 बनेगा इधर, क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास साइक्लोब्यूटानॉन हो, ठीक है ना, या फिर हमारे पास मान लो कि साइक्लोप्रोपेन में CHO ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन सबको जो है ना हम रिड्यूस कर सकते हैं इसके प्रेजेंस में। तो हम सेम बात बोल रहे हैं दोनों के लिए कि आप NH2 यूज करो, ठीक है, एक्वस KOH के साथ विथ हीटिंग, और यहाँ भी वो काम आप करो। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमें ये अल्केन मिलने वाला है, मतलब ये दोनों H जो है इस पोजीशन पे आ गया है, यहाँ भी हमें मिथाइल साइक्लोप्रोपेन मिलने वाला है, ठीक है ना, ऐसा कुछ, क्लियर है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम एल्डिहाइड्स और कीटोन से जो है वो एल्केन्स बनाते हैं थ्रू रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। ध्यान रखना है कि हम हाइड्राजीन जो है ना, हाइड्राजीन ये यहाँ पे रिएजेंट के फॉर्म में लेते हैं और एक्वस KOH या LUH ले सकते हैं, क्लियर है बात। हीटिंग का भी रिक्वायरमेंट होता है, ओके। तो ये जो है हो गया मेथड। आगे क्या है, तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके भी जो है वो अल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड होगा है ना, प्रिपरेशन मेथड बोल रहे हैं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो है वो RMGX से दिखाते हैं, ठीक है। RMGX इसका जनरल फार्मूला हो गया। कैसे बनता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो अगर RX है यानी कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, कोई अल्काइल हैलाइड है, इसको हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये Mg जो है ना वो R और X के बीच में आ जाता है। ऐसे हमें समझना है कि Mg जो है वो R और X के बीच में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम का इस R के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि इस मैग्नीशियम का इस X के साथ जो आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव दिखेगा, ये +2 चार्ज लिए हुए रहेगा और ये नेगेटिव चार्ज लिए हुए रहेगा, समझ में आ रहा बात। सो दिस इज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, है ना। ये जो है ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है और एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट भी है, ठीक है ना। तो अब हमें समझने वाली बात ये है कि कैसे ये अल्केन फॉर्म करेगा, है ना। तो RMGX जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें जो नेगेटिव चार्ज R के ऊपर आ रहा है, या फिर ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कहीं ना कहीं, तो ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा R की तरफ। तो R जो है वो हाईली नेगेटिव चार्ज को जो है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो R- यहाँ से निकलता है, ये एक तरह से बोलेंगे कि बेस की तरह काम करेगा, है ना। ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। और इसका रिएक्शन अगर हम उस तरह के कोई भी सब्सटेंस के साथ करते हैं जिसमें एक्टिव प्रोटॉन प्रेजेंट हो, है ना, तो ये RH बना सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग CH3MgBr लिए, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इट इज अ Grignard reagent which is obtained from reaction of मिथाइल ब्रोमाइड विद द मैग्नीशियम, है ना। तो इसका रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कर रहे हैं तो वाटर के H+ को ये CH3- जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये CH3H इधर बन गया, इसको हम बोल रहे हैं मीथेन बन गया, ठीक है। और फिर क्या इधर बनेगा, तो MgOH बन गया ये, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा जो फोकस है वो इस पे है कि अल्केन बन रहा है, किससे बन रहा है, तो किसी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को जो है ना वो ज़ेरे-विंटॉप रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको जो है वो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ज़ेरे-विंटॉप रिएक्शन। ये रिएक्शन में हमें क्या ध्यान में रखना है
कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम किसी वैसे सब्सटेंस के साथ कर रहे हैं, वैसे कंपाउंड के साथ कर रहे हैं जिसके पास एक्टिव प्रोटॉन हो। जैसे H2O यहाँ पे अपना H+ रिलीज कर सकता था, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे और क्या ले सकते हो, जैसे कोई एसिड भी है, मान लेते हैं RCOOH है, तो इसका H+ जो है वो ये अल्काइल ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये अल्काइल की जगह पे यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, ये मिथाइल है ना, ये मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये RCOOH हो सकता है या कोई और भी सब्सटेंस, जैसे मान लो यहाँ पे हम NH3 ले लेते हैं, है ना, अमोनिया का भी H+ से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अल्केन प्रिपेयर करने का एक और मेथड, ठीक है, जिसमें हम ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत? ओके।